हेलो दोस्तों। BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। हम्म, अगर हम आज के डेटा पर नजर डालें तो स्विट्जरलैंड या सिंगापुर जैसे देशों में एक इंसान औसतन नाइजीरिया या पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से लगभग 50 गुना ज्यादा कमाता है। 50 गुना। ये सच में एक बहुत बड़ा फासला है। बिल्कुल। मतलब ये कोई 10 या 20% का फर्क नहीं है। ये एक ऐसा फासला है जो पूरी तरह से जीवन की परिभाषा ही बदल देता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ किस्मत है? हाँ, मतलब क्या ये खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का कोई लॉटरी टिकट है जो कुछ देशों को मिल गया और कुछ को नहीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। जैसे अगर बांह की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ साफ दिख जाती है। समस्या तुरंत पकड़ में आ जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इस दुनिया के नक्शे को देखते हैं और देशों के विकास या उनकी गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं तो अर्थशास्त्र में कोई एक्सरे मशीन नहीं होती। और जो बता दे कि किस देश की हड्डी टूटी है और क्यों टूटी है। हाँ, और अर्थशास्त्र और इतिहास के मामले में ये परिदृश्य बहुत ही धुंधला और जटिल होता है। वहाँ कोई एक कारण नहीं होता जिसे आप एक्सरे में देखकर कह सकें कि हाँ, यहीं से गरीबी शुरू हुई। और इसीलिए हमारी इस गहन चर्चा का आधार डेविड लैंडिस की मशहूर किताब द वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशंस और महान निवेशक चार्ली मंगर का नजरिया है। बिल्कुल। इन दोनों के विचारों से हम इस धुंधले परिदृश्य में चीजों को साफ देखने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि देशों की सफलता केवल किस्मत या संसाधनों का खेल नहीं है। इसके पीछे भूगोल, संस्कृति और संस्थाओं का एक बहुत ही गहरा इतिहास है। और ये भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं है। हाँ, एकदम। ये केवल ऐतिहासिक तथ्यों का एक निष्पक्ष अन्वेषण है। हम बस उन जड़ों को टटोलने वाले हैं जहां से कोई समाज तरक्की की रफ्तार पकड़ता है या पीछे छूट जाता है। इसे एक जटिल खेल की तरह देखा जा सकता है जहां हर देश को शुरुआत में अलग-अलग संसाधन मिलते हैं। तो चलिए इस खेल के सबसे पहले और सबसे बुनियादी नियम पर बात करते हैं, यानी कि भूगोल। डेविड लैंडिस का तर्क है कि विकास को समझने के लिए सबसे पहले उस भौतिक स्थान को देखना होगा जहां से कोई देश अपनी शुरुआत करता है। मतलब भूगोल वो ढांचा है जो तय करता है कि किसी समाज की ऊर्जा किन चीजों में खर्च होगी। बिल्कुल। अगर ऐतिहासिक आंकड़ों को गहराई से खंगाला जाए तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। कैसा पैटर्न? यही कि समशीतोष्ण या टेम्परेट जलवायु वाले क्षेत्र हमेशा से अधिक उत्पादक रहे हैं। क्योंकि वहां का मौसम खेती के लिए और लगातार शारीरिक या मानसिक श्रम करने के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। हाँ, और सर्दियों का मौसम इंसानों को भविष्य के लिए योजना बनाने, भोजन जमा करने और सुरक्षित आवास बनाने के लिए मजबूर करता है। और ये योजना बनाने की आदत धीरे धीरे उस समाज के डीएनए का हिस्सा बन जाती है। एकदम सही। लेकिन यार, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मौसम का इतना असर है तो फिर ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति इसके ठीक विपरीत रही होगी। बिल्कुल। वहां तो साल भर गर्मी और नमी रहती है। और वो गर्मी और नमी अपने साथ एक बहुत बड़ी कीमत लेकर आती है ना? हाँ, और वो कीमत है बीमारियां। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और तरह तरह के परजीवियों का बोझ बहुत ज्यादा था। इसे सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि एक शुद्ध आर्थिक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए। एग्जैक्टली। जब किसी देश की आधी आबादी लगातार बीमार रहती है तो उसकी उत्पादकता का ग्राफ सीधे नीचे गिर जाता है। मतलब एक बीमार इंसान का शरीर अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ जिंदा रहने और उन परजीवियों से लड़ने में ही चला देता है। हाँ, तो ऐसे में उसके पास खेत जोतने, नए उपकरण बनाने या कुछ नया सोचने के लिए ऊर्जा बचेगी ही कहाँ से? अरे बाप रे! इसका मतलब है कि बीमारी सिर्फ जान में ही लेती, वो एक समाज से उसका आर्थिक समय और बौद्धिक ऊर्जा भी छीन लेती है। एकदम सही कहा आपने। ये एक अदृश्य टैक्स की तरह है जो ट्रॉपिकल देशों पर सदियों से लगा हुआ है। और सिर्फ मौसम या बीमारियां ही नहीं, जमीन की बनावट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आती है। अगर हम यूरोप और उत्तरी अमेरिका को देखें। हाँ, वहाँ की नदियाँ
नेविगेबल यानी नौगम्य थीं। मतलब आप उनमें बिना किसी रुकावट के नावें और जहाज चला सकते थे। बिल्कुल। नदियों की ये खूबी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। पानी के रास्ते व्यापार करना हमेशा से जमीन के रास्ते व्यापार करने से कई गुना सस्ता और तेज रहा है। प्राचीन दुनिया में तो नदियां ही आज के एक्सप्रेसवे की तरह काम करती थी। हाँ, यूरोप में एक नदी में नाव डालकर बिना किसी पहाड़ के कई देशों तक सामान पहुंचाया जा सकता था। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब सामान यात्रा करता है तो उसके साथ व्यापारी यात्रा करते थे। और व्यापारियों के साथ यात्रा करते हैं नए विचार, नई भाषाएं और नई तकनीकें। लेकिन अगर इसी पैमाने पर अफ्रीका महाद्वीप को देखा जाए तो वहां का भूगोल व्यापार के एकदम खिलाफ खड़ा नजर आता है। बिल्कुल। अफ्रीका की तटरेखा बहुत सपाट है। मतलब वहां प्राकृतिक बंदरगाहों की बहुत भारी कमी थी। हाँ, और जो आंतरिक नदियां थीं वे बहुत सारे झरनों और तेज बहाव वाले हिस्सों से भरी हुई थीं। झरने तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन व्यापार के लिए तो ये किसी दुस्वप्न से कम नहीं होंगे। एकदम। अगर नदी में झरने हैं तो जहाज को रोकना पड़ेगा, सारा सामान उतारना पड़ेगा, उसे जमीन के रास्ते पार ले जाना पड़ेगा और फिर दूसरी नाव में लादना पड़ेगा। ये तो किसी भी माल ढुलाई को इतना महंगा बना देगा कि कोई व्यापार करना ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल। भूगोल ने सच में कुछ क्षेत्रों के लिए शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी भौगोलिक दीवार खड़ी कर दी थी। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि भूगोल ही सब कुछ है तो रुको एक मिनट, फिर जापान का क्या? ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। मतलब जापान में तो प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर हैं। जमीन उबड़ खाबड़ है, लगातार भूकंप आते हैं, सुनामी का भी हमेशा खतरा बना रहता है। तो इस हिसाब से तो जापान को दुनिया के सबसे गरीब देशों में होना चाहिए था। वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? यहीं से डेविड लैंडस अपनी चर्चा को एक नई दिशा देते हैं। मैं कहूंगी कि भूगोल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ खेल का पहला लेवल है। यानी जापान ये साबित करता है कि भौतिक कमियों को किसी और चीज से ओवरराइड किया जा सकता है। एग्जैक्टली। जब धरती से संसाधन नहीं मिलते तो समाज को उन संसाधनों को अपने दिमाग से पैदा करना पड़ता है। और यही हमें विकास के दूसरे और कहीं अधिक शक्तिशाली इंजन की ओर ले जाता है, जो है संस्कृति। बिल्कुल। लैंडस का तर्क बहुत साफ है। जो समाज अपनी संस्कृति में जिज्ञासा को सबसे ऊपर रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो समाज नवाचार का सम्मान करते हैं और ज्ञान की भूख को बढ़ावा देते हैं। एकदम। और इतिहास में इसके बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का दौर इसका एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक धार्मिक आंदोलन ने अर्थव्यवस्था और विज्ञान को गति दे दी। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म बहुत ही सीधा और शक्तिशाली था। इस आंदोलन के दौरान ये विचार स्थापित हुआ कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच किसी पादरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी हर इंसान को अपनी मुक्ति के लिए खुद बाइबल पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अब सोचिए, जब लाखों लोगों को ये विश्वास हो जाए कि उन्हें खुद किताब पढ़नी है तो क्या होगा? उन सभी को साक्षर होना पड़ेगा, पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। हाँ, और इस एक धार्मिक विचार ने पूरे उत्तरी यूरोप में बड़े पैमाने पर साक्षरता की लहर पैदा कर दी। अरे वाह! और इंसानी दिमाग की खासियत यह है कि जब उसमें एक बार पढ़ने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो वो सिर्फ धार्मिक किताबों तक सीमित नहीं रहता। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति आज बाइबल पढ़ सकता है, कल वो खेती को बेहतर बनाने के तरीके भी पढ़ सकता है, गणित के सिद्धांत पढ़ सकता है, विज्ञान की किताबें पढ़ सकता है। और इसी साक्षरता ने आगे चलकर वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। साक्षरता एक कंपाउंडिंग तकनीक है। ये एक बार आ जाए तो ज्ञान खुद गुणा होने लगता है। लेकिन यार, इतिहास केवल सफलताओं की कहानियां नहीं बताता, वो कुछ बहुत ही डरावनी चेतावनियां भी छोड़ता है। बिल्कुल। और ओटोमन साम्राज्य का पतन एक ऐसी ही चेतावनी है। ओटोमन साम्राज्य तो एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति था ना? हाँ था, लेकिन फिर गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। एक ऐसी तकनीक जिसने किताबों को रातों रात सस्ता कर दिया, ज्ञान को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। लेकिन मैंने सुना है कि ओटोमन साम्राज्य ने इस तकनीक को बैन कर दिया था। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। कोई भी साम्राज्य इतनी शक्तिशाली तकनीक को क्यों बैन करेगा? क्या उन्हें इसके फायदे नहीं दिखे? अरे, वे इसके फायदे बहुत अच्छी तरह समझते थे, और सच कहूं तो उसी से डरे हुए थे। ओटोमन साम्राज्य में धार्मिक और सामाजिक नेता, जिन्हें उलेमा कहा जाता था, उनका समाज पर गहरा प्रभाव था। सूचना पर उनका एकाधिकार था। अच्छा, तो उन्हें लगा कि अगर आम लोगों के हाथ में सस्ती किताबें आ गईं तो वे खुद पढ़ने और सवाल पूछने लगेंगे। एग्जैक्टली। और इससे सत्ता पर उलेमा की पकड़ कमजोर हो जाती।
इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि छपाई की मशीन से धर्म भ्रष्ट हो सकता है। और उसे बैन करवा दिया। ये बैन कितने समय तक चला था? आप यकीन नहीं करेंगे, ये लगभग 200 वर्षों तक लागू रहा। 200 साल? अरे बाप रे। इसे अगर आज के नजरिए से देखें तो ये एक अकल्पनीय तकनीकी कर्ज है। बिल्कुल। 2 सदियों तक जब यूरोप तेजी से ज्ञान का उत्पादन कर रहा था, ओटोमन साम्राज्य ने खुद को इस ज्ञान की धारा से पूरी तरह काट लिया। और इस एक फैसले ने एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे वो कभी नहीं भर पाए। एकदम सही। जब ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है तो नवाचार मर जाता है। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे पे खड़ा था और महान ओटोमन साम्राज्य पतन की ओर बढ़ चुका था। बाहरी ज्ञान को खारिज करने की ये आदत किसी भी सभ्यता के लिए जहर का काम करती है। ये उदाहरण तो आज भी एकदम फिट बैठता है। ये वैसा ही है जैसे आज कोई देश इंटरनेट या एआई को सिर्फ इसलिए बैन कर दे क्योंकि नेता बाहरी विचारों से डरते हैं। बिल्कुल। जब आप नए विचारों के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो आप अपनी ही कब्र खोदते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। संस्कृति और साक्षरता तो सोवियत संघ के पास भी बहुत थी। बहुत ज्यादा थी। वहां दुनिया के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह गई? क्योंकि सिर्फ अच्छी संस्कृति और समझदार लोग होना ही काफी नहीं है। कुछ और है जो इन विचारों को टिकाऊ बनाता है। और वो कुछ और क्या है? वो है एक ऐसा सिस्टम जो उन विचारों को पोषित कर सके। यहीं पर संस्थाओं और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की भूमिका सामने आती है। मतलब अच्छे विचार तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन वे आर्थिक विकास में तभी बदलते हैं जब संस्थाएं उन्हें सुरक्षा दें। एग्जैक्टली। और इस सुरक्षा का सबसे बुनियादी रूप है संपत्ति के अधिकार या प्रॉपर्टी राइट्स। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है। अगर उसे पता है कि वो दिन रात जो मेहनत कर रहा है उसका मुनाफा उसके ही परिवार के काम आएगा, तो वो क्या करेगा? वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा। वो नई तकनीक अपनाएगा, जमीन को बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर उसे डर हो कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या राजा आके कभी भी उसकी फसल छीन सकता है, तब कोई क्यों अतिरिक्त मेहनत करेगा? असुरक्षा के माहौल में इंसान केवल उतना ही काम करता है जितने में उसकी जान बची रहे। मतलब कोई भी व्यक्ति वहां अपना समय और दिमाग नहीं लगाएगा जहां से उसकी चीजें मनमाने ढंग से छीनी जा सकें। एकदम सही। इंसानी प्रेरणा को सही प्रोत्साहन की जरूरत होती है। और इस सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था, जो 1215 में साइन किया गया था। हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, लेकिन इसने एक क्रांतिकारी विचार बोया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। मतलब राजा मनमाने ढंग से किसी नागरिक की संपत्ति नहीं छीन सकता। बिल्कुल। और सदियों के विकास के बाद इंग्लैंड में एक ऐसा ढांचा तैयार हुआ जहां संपत्ति के अधिकार सुरक्षित थे। और इसी सुरक्षित माहौल ने औद्योगिक क्रांति को पनपने के लिए एकदम सही जमीन दी। एग्जैक्टली। अगर किसी ने भाप का इंजन बनाया तो उसे पता था कि इसका पेटेंट उसे मिलेगा, राजा उस पर डाका नहीं डालेगा। इसे ही शायद अर्थशास्त्र में समावेशी संस्थाएं या इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। हाँ, जो समाज के बड़े हिस्से को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देती हैं। और इसके विपरीत होती हैं चूसने वाली संस्थाएं, यानी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जहां आम लोगों की मेहनत का फल चंद ताकतवर लोगों की जेब में जाता है। बिल्कुल। और जहां ऐसी संस्थाएं होंगी, वो देश हमेशा गरीब ही रहेगा, चाहे उसका भूगोल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अब इस सब को आज के दौर से जोड़ते हैं। चार्ली मुंगर जैसे महान निवेशक इस किताब को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि मंगर की निवेश की फिलॉसफी इस बात पर टिकी है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन केवल सतह पर दिखने वाले डेटा से नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग किसी देश में निवेश करते समय सिर्फ स्प्रेडशीट देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। हाँ, लेकिन मंगर का मानना है कि अगर कोई निवेशक सिर्फ 8% की जीडीपी ग्रोथ देखकर पैसा लगा रहा है, तो वो आधी तस्वीर ही देख रहा है। मतलब वो सिर्फ ये देख रहा है कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है, ये नहीं देख रहा कि इंजन कितना मजबूत है। एकदम सटीक उदाहरण। असली विकास उन चीजों से आता है जो बैलेंस शीट पर तुरंत नहीं दिखती। तो फिर किसी देश के दीर्घकालिक विकास को मापने के लिए मंगर की चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहला सवाल, क्या उस देश में रूल ऑफ लॉ मजबूत है? क्या अदालतें निष्पक्ष हैं? अगर कोई विवाद होता है तो क्या एक आम नागरिक को न्याय मिलेगा? ये तो किसी भी देश के सामाजिक स्वास्थ्य का असली पैमाना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, क्या वहाँ एक ऐसा माहौल है जो नए विचारों को कुचलने के बजाय उन्हें बढ़ावा देता है? क्या शिक्षा सबके लिए है?
और मुझे लगता है एक और बड़ा फैक्टर है कि क्या महिलाएं उस देश के वर्कफोर्स का सक्रिय हिस्सा हैं। ये तो अर्थशास्त्र के लिहाज से किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है। मैं तो कहूंगी कि अगर कोई समाज अपनी आधी आबादी को शिक्षा और काम से दूर रखता है तो वो अपनी क्षमता को नष्ट कर रहा है। ये तो वैसा ही है यार, जैसे कोई एथलीट अपना एक पैर बांधकर ओलंपिक दौड़ जीतने की कोशिश कर रहा हो। एकदम सही। आप आधी आबादी की ऊर्जा को दबाकर एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। तो इन सभी पैमानों को एक साथ रखकर देखा जाए तो साफ है कि किसी देश की असली संपत्ति बैंक खातों या सोने की खदानों में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली संपत्ति उस देश के सामाजिक ढांचे, उसकी संस्थाओं और नागरिकों की मानसिकता में होती है। जब कोई निवेशक 30 या 30 सालों के लिए पैसा लगाता है तो उसे जीडीपी के अस्थायी उछाल पर नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करना होता है। क्योंकि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन अगर संस्थाएं मजबूत हैं तो वे देश को पतन से बचाए रखती हैं। ये सच में एक बहुत ही बहुआयामी नजरिया है। दुनिया को समझने के लिए भूगोल, संस्कृति और संस्थाओं को एक साथ देखना जरूरी है। आप किसी एक को नजरअंदाज करके पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। तो अगर हम शुरुआत वाले उस मेडिकल एक्सरे के उदाहरण पर वापस लौटें तो अब बात शीशे की तरह साफ है। हाँ, कि किसी देश की आर्थिक सेहत का सिर्फ एक एक्सरे खींचकर उसकी बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। पूरी मेडिकल हिस्ट्री खंगालनी पड़ती है। जन्म के समय भूगोल से क्या मिला, कौन सी सांस्कृतिक आदतें विकसित हुईं, और उसका संस्थागत इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। बिल्कुल। तो अब इस गहरी चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचने में मजा आएगा। बताइए। हमने देखा कि कैसे ऑटोमन साम्राज्य ने प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई तकनीक से डरकर उसे 200 सालों तक बैन कर दिया था। हाँ, और अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। तो आज दुनिया फिर से बहुत तेजी से बदल रही है। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी नई तकनीक या नया विचार है जिसे कुछ समाज आज भी खारिज कर रहे हैं। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंटरनेट के फायरवॉल्स हैं? बिल्कुल। सवाल यह है कि आज अनजाने में किस नई प्रिंटिंग प्रेस पर ताला लगाया जा रहा है जो शायद आने वाले 200 सालों के लिए एक ऐसी नई तकनीकी खाई पैदा कर देगा जिसे पाटना नामुमकिन होगा। सच में इतिहास गवाह है कि जो समाज भविष्य से डरता है, इतिहास उसे हमेशा पीछे छोड़ देता है। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।